जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सम्यक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, तापमान हर साल गिरता है, लेकिन सवाल उतने ही उठते हैं। अगर हमारा भारत देश गर्म देश में काउंट होता है, तो क्यों हर साल लोग शीतलहर से मरते हैं? ऐसा क्या है कि हर साल ठंड इतनी तेज हो जाती है कि मतलब हमको मौसम को बदलने को हमको इसको आपदा में घोषित करना पड़ता है? तो जानेंगे इसी तरह के कुछ सवालों के जवाब और कोशिश करेंगे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जो ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझने की, उनको पकड़ने की, जिसकी वजह से आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रति बहुत ही अच्छी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको मिलेगी। तो प्लीज एंड तक जरूर देखिए इस लेक्चर को। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर। नाउ, अभी हमने करंट अफेयर्स में देखा है, देयर इज अ न्यूज कोल्ड वेव अलर्ट, व्हाई इज नॉर्थ इंडिया शिवरिंग मोर देन यूजुअल ड्यूरिंग द डे, आईएमडी साइंटिस्ट एक्सप्लेन। ऐसा क्यों हो रहा है कि दिन के वक्त दिन के वक्त इतनी ज्यादा ठंड कैसे हो रही है कि सूरज निकलना बंद हो गया? आपने पिछले 2-3 दिन में देखा होगा कि सूरज भी 2-3 बजे तक नहीं दिख रहा है, क्लियर नहीं दिख रहा है। इतना ज्यादा फॉग है, इतने ज्यादा जो मॉइस्चर है वो दिख रहा है, एंड ड्यू टू दैट दिन के वक्त भी 2-3 बजे भी बहुत ज्यादा शिवरिंग, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है, और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं वो तमाम तरह की बातें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले हम ये बात कर लेते हैं कि कोल्ड वेव बेसिकली मतलब ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इसका रियल में मतलब क्या है और किस बारे में ये जाना जाता है। तो कोल्ड वेव इसका मतलब बेसिकली है कि मिनिमम टेम्परेचर अगर 4 डिग्री तक काउंट करते हैं अगर हम प्लेन एरिया में है, राइट। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ टोपोग्राफी इन ज्योग्राफी, है ना। मेजरली मोटा मोटी अगर हम देखें तो प्लेन अगर 4 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, और अगर हिली रीजन्स के अंदर अगर हिली रीजन्स रहेगा तो यहां पे अगर 0 डिग्री सेल्सियस का अगर तापमान रहेगा तो हम इसे कोल्ड वेव घोषित करेंगे, राइट। सीवियर कोल्ड वेव क्या हो जाता है? अगर ये -2 में चला जाए, अगर -2 में चला जाए तो हम इसे सीवियर बोलेंगे। ये है मिनिमम 4 डिग्री सेल्सियस, हिल एरिया में 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन एवरेज में अगर देखें, अगर ये एवरेज 10 डिग्री सेल्सियस है ना, और अगर ये एवरेज 6 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है, तो हम इस पूरे जो सिनेरियो है, जो एवरेज है, जो एग्जैक्टली जो टेम्परेचर की मापदंड है, इसके आधार पर हम सीवियर एंड कोल्ड वेव को डिफाइन करते हैं। सीवियर मतलब और भी ज्यादा गंभीर, कोल्ड वेव मतलब थोड़ा नॉर्मल। तो और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे आगे हम। नाउ अच्छा, साथ ही साथ में ये न्यूज भी हमको काफी देखने को मिली कि जैसे जैसे विंटर्स में हम आगे बढ़ रहे हैं, कोल्ड वेव ट्रिगर्स राइज इन हार्ट अटैक केसेस, जो हार्ट अटैक होते हैं। और देखिए, शायद पता नहीं, आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेटा, लेकिन काफी जो मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है वो ये रहा है कि हमारे घर में जो बूढ़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं उनकी ज्यादातर तबीयत खराब होती है ठंड में। और ऐसा क्या होता है कि एक बार कहते हैं ना कि अगर ये दादा दादी ने या फिर इन्होंने अगर सर्दी निकाल दी तो फिर ये और 6-8 महीने आराम से सर्वाइव कर सकते हैं। तो सर्दियों के अंदर उनकी जो स्थिति है और ज्यादा नरम और ज्यादा पेचीदा क्यों हो जाती है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। अब इसमें क्या होता है कि सर्दियों के दौरान जब हार्ट अटैक की जो रेट्स होती है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब उसका बायोलॉजिकल रीजन क्या है देखते हैं। During winter, the heart pumps faster to maintain the body heat. Arteries are tightened, restrict blood flows and oxygen supply to the heart. जब आपकी बॉडी बाहरी कारणों से, फ्रॉम द एक्सटर्नल फैक्टर्स, जब आपकी बॉडी बहुत ज्यादा गर्मी डिमांड करती है, अब आपको ठंड बहुत ज्यादा लग रही है तो हमारी बॉडी अंदर से गर्मी की डिमांड करती है। तो जब ठंड बहुत पड़ रही है और हम जब बॉडी अंदर से खुद को गर्म करने की कोशिश करती है, तो उस कोशिश के अंदर हमारे अंदर के जितने भी ऑर्गन्स है वो इतनी इस तरह से फंक्शन करते हैं कि उनकी हार्ट रेट जो पंप है वो बढ़ जाती है। हम अंदर ही अपनी ऊर्जा को, अंदर से ही अपनी गर्मी को पैदा करने के लिए हमारी जो बॉडी है उसके हार्ट वो इतने ज्यादा फंक्शनिंग करने लग जाती है कि उसके जो हमारी बॉडी का हार्ट पंपिंग रेट है वो बढ़ जाता है, खून बहुत तेजी से फ्लो करने लग जाता है। अब आप देखिए, ये उसी तरह की बात है, अगर हम ट्रैफिक में जा रहे हैं, अगर गाड़ियां बहुत तेज चल रही तो आगे जाके होता है कि एक बार ट्रैफिक जैम हो जाता है। उसी तरह का ट्रैफिक जैम की स्थिति हमारे दिल की जो आर्टरीज है उनके अंदर बन जाती है और आर्टरीज टाइट हो जाती है। उसी कुछ कारणों की वजह से हार्ट अटैक भी आने की संभावना बन जाती है। तो हार्ट पंप ज्यादा करता है, बॉडी हीट ज्यादा जनरेट करना चाहती है, हार्ट पंप ज्यादा करता है, ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, उसकी वजह से हमारी आर्टरीज टाइट हो जाती हैं, और जब वहां पे ट्रैफिक जैम होता है हमारे ब्लड सेल्स का, तो उसकी वजह से हार्ट रेट, जो हार्ट अटैक आने की जो संभावना है वो बढ़ जाती है। तो यही कुछ कारण है। तो ये हमने देखा है कि अगर इंडिया हमारा गर्म देश है तो इसमें शीतलहर से लोग इतने ज्यादा क्यों मर जाते हैं, तो सभी बातें इसके अंदर काउंट होती है, राइट। नाउ,
कोल्ड वेव एग्जैक्टली होता क्या है? कोल्ड वेव इज अ रैपिड फॉल, ये बहुत ही ज्यादा रैपिड तरीके से गिरने वाला टेम्परेचर विद इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर, कॉजिंग इंक्रीज्ड स्ट्रेस ऑन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड डेली लाइफ। कंडीशन क्या क्या बनती है इसमें? मिनिमम टेम्परेचर हैज टू बी लेस देन 10 डिग्री सेल्सियस, जो कि एवरेज की बात हो रही है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। 4.5 डिग्री, अभी कहीं पर 4 डिग्री करते हैं, कहीं पे 4.5 डिग्री, और मोर बिलो नॉर्मल फॉर 2 consecutive डेज। अब यहां पे ये इंपॉर्टेंट है, 2 दिन तक, राइट, फॉर 2 consecutive days, this is important over here. ओके, सो मैक्सिमम टेम्परेचर, सीवियर कोल्ड डे कौन सा होता है? ये तो हो गया कोल्ड वेव की बात हो गई, राइट, ये तो कोल्ड वेव की बात होगी। सीवियर क्या होता है? और भी ज्यादा गंभीर तरीके से, मैक्सिमम टेम्परेचर हैज टू बी, मैक्सिमम की बात कर रहा हूं मैं, जब यहां पर 10 आ रहा तो मैक्सिमम होगा 6.5 डिग्री और मोर बिलो नॉर्मल। समझ में आई मेरी बात आपको? तो सीवियर मतलब और ज्यादा गंभीर, तो यहां पर 6 डिग्री अगर टेम्परेचर अगर आपका मैक्सिमम काउंट हो रहा है, तो सोचिए रियल में ठंड कितनी हो रही है, राइट। और ये एवरेज की बात हो रही है, मतलब एग्जैक्ट तो और ज्यादा माइनस में जा सकता है। ओके, कोस्टल एरिया, जो हमारे जो तट के जो एरिया हैं, जैसे आंध्र प्रदेश, मुंबई, कर्नाटक, जो कोस्टल रीजन है, गुजरात वगैरह, वहां पे मिनिमम टेम्परेचर रेयरली फॉल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस। वहां पे क्योंकि देखो वो जो एरिया है वहां पे वैसे भी ठंड थोड़ी कम पड़ती है, कोस्टल एरियाज में ठंड थोड़ी कम पड़ती है, तो इसलिए वो मापदंड थोड़ा सा बढ़ा के बात की जाती है। कई बार क्या होता है, प्रीलिम्स के अंदर आपसे इस तरह के सवाल मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं कि 10 डिग्री कहां पे अप्लाई होता है, 4 डिग्री कहां पे जाएगा, 6 डिग्री किस में जाएगा, एंड देन जो मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस है। तो यूपी से कई बार आपको इन्हीं नंबर्स के अंदर, इन्हीं डिग्री सेल्सियस के अंदर आपको घुमा देगा, इसी के साथ आपके साथ ट्रिक खेल लेगा, इसलिए इन चीजों को ध्यान से रखना पड़ना जरूरी है। विंड चिलिंग फैक्टर क्या होता है? अब ये भी बहुत दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो इफेक्ट है क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अगर आप मान लीजिए कि ठंड सर्दियों की जो हवाएं हैं वो 10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही, जो कि बहुत ज्यादा होता है बाय द वे, राइट। अगर कोई हवा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चल रही है, आगे बढ़ रही है, और अगर आप उस स्थिति में खड़े हैं, लेट्स अज्यूम अगर आप खड़े हैं, तो वो ठंड आपको इतनी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप जैसे साइकिल पर जाएंगे तो थोड़ी ज्यादा ठंड लगेगी, फिर बाइक पर जाएंगे थोड़ी और ज्यादा ठंड लगेगी, और मान लीजिए आप किसी ट्रक के ऊपर या ट्रेन के ऊपर बैठे हैं उसी विंड स्पीड के साथ, तो ठंड और ज्यादा लगेगी। तो जैसे जैसे विंड की स्पीड बढ़ती है और विंड की स्पीड आपसे टकराने की जो स्पीड बढ़ती है, वैसे वैसे ठंड ज्यादा बढ़ती है। उस इफेक्ट को क्या बोलते हैं? विंड चिलिंग इफेक्ट। आई होप आई एम मेकिंग सेंस। चलिए, ऑलराइट, अब देखते हैं ये कोल्ड वेव आया कैसे है। कुछ बहुत ही टेक्निकल वर्ड, टेक्निकल कॉन्सेप्ट है। अब देखिए, ज्योग्राफी बहुत ही सुंदर सब्जेक्ट है, बिकॉज इसके अंदर हर चीज आपस में इंटीग्रेटेड है। एवरीथिंग हैज बीन अमेलगमेटेड फ्रॉम डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड एस्पेक्ट्स। अब हम बात करते हैं एक एक करके क्या होता है। अब ये बहुत बेसिक चीज है, मैं अज्यूम करूंगा कि आपको बेसिक्स भी नहीं पता, मैं उसी तरह से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब इधर देखिए, जब सर्दियां आती है, हमको इतना तो पता है, इतना तो हमने पढ़ा ही है 7th 8th स्टैंडर्ड के अंदर, इक्वेटर यूजुअली हम कंसिडर करते हैं कि ये यहां पर होता है, बीच में होता है, राइट। तो लेट्स अज्यूम कि समर में अगर इक्वेटर यहां पे हिट कर रहा है, तो अब क्योंकि अर्थ टिल्टेड है, अर्थ पूरी तरह से स्ट्रेट नहीं है, तो जब अर्थ टिल्टेड है, थोड़ी सी टेढ़ी है, तो सूरज की रोशनी पड़ती है, और सर्दियों के अंदर इस तरह की रोशनी पड़ती है कि जो सनराइज, जो सन रेज है, वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाती है, और इंडिया का जो लैंडफॉर्म है ऊपर चला जाता है, बिकॉज अर्थ इज टिल्टेड फ्रॉम ओवर हियर। अगर ये अर्थ है, विंटर का टाइम है, तो डेफिनेटली इंडिया मस्ट बी समवेयर ओवर हियर, इंडिया यहां पर होगा। और वही चीज समर के अंदर क्या होता है कि इंडिया यहां पर हो जाता है। तो अभी हम इसकी बात नहीं करेंगे, दिस इज फ्रॉम समर्स पर्सपेक्टिव, हम विंटर्स की बात करेंगे। अब क्योंकि विंटर्स की बात आ रही है, डजंट इट मेकिंग सेंस कि अगर सन की सारी सनरेज डायरेक्ट पड़ रही है, तो वो ज्यादा गर्मी कहां पैदा करेगा? ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। इसलिए हम देखते हैं कि जब हमारे यहाँ पर विंटर्स होते हैं, तब ऑस्ट्रेलिया के अंदर गर्मी होती है, तो वहां पर गर्मी देखी जाती है। ये जो इफेक्ट है, अब ये जो आपने समझ में आ गया कि अब ये क्या करता है, यहाँ पे हाई प्रेशर लो प्रेशर क्रिएट होता है। जितनी ज्यादा सूरज की रोशनी किसी एक पर्टिकुलर एरिया पर पड़ेगी, उतना ही ज्यादा प्रेशर वहां का कम होगा। प्रेशर कम होने से मतलब क्या है? प्रेशर कम होने से मतलब यह है कि अगर हवा का दबाव बहुत ज्यादा है, मान लीजिए इस कमरे के अंदर, इस चैम्बर के अंदर हवा का दबाव बहुत ज्यादा है, अब यहाँ पे अगर मान लीजिए छत ऊपर से मैं हटा दूं और यहाँ पे सीधा सनरेज पड़ रही है, तो क्या होगा? जो भी हीट है, जो भी गर्म है, और जो भी एयर के मॉलिक्यूल्स जो कॉम्पैक्ट हो रखे हैं, वो सारे उड़ जाएंगे। जब वो सारे उड़ जाएंगे, तो जो हाई प्रेशर था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लो प्रेशर में। जब हाई प्रेशर लो प्रेशर में कन्वर्ट हो जाएगा, और मान लीजिए रात हो गई, अब क्योंकि अब तो सूरज की रोशनी है नहीं, तो वो जो एयर मॉलिक्यूल्स है वो भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं। तो जब वो एयर मॉलिक्यूल्स भी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हैं, सूरज की रोशनी नहीं मिल रही, तो वो कॉम्पैक्ट हो जाएगा। यही ऐसी कुछ स्थिति यहां पर भी होती है। जितनी ज्यादा सूरज की रोशनी यहां पर मिलेगी, उतना ही ज्यादा लो प्रेशर यहां पर क्रिएट होगा, राइट।
ओके अब यहां पर हमको सर्दियों के अंदर सूरज की रोशनी उतनी ज्यादा नहीं मिल रही है, तो जाहिर सी बात है यहां पे क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर, राइट। इसको ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, हमको इतना इजी से समझना है कि जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती है वो एरिया हाई प्रेशर बन जाता है, बिकॉज वहां पे एयर मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रैक्ट होने की ज्यादा जगह नहीं मिल रही है, बिकॉज सन रेज वहां पड़ नहीं रही है। तो जो वहां पे चैम्बर बन गया है ठंड की वजह से वो ऐसा का वैसा बना हुआ है और एक दबाव की तरह बन गया है पूरी तरह से। चलिए अब हमने ये शुरुआत यहां से इस टॉपिक से करी है। अब ये चीज मैं आपको समझा रहा था, गर्मियों के अंदर क्या होता है, ये यहां पर होता है, समझ में आया, सूरज की जो रोशनी पड़ रही है यहां पर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया समर पोजीशन, आईटीसीजी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, आईटीसीजी। इसका मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन, क्योंकि ये इंटर कॉन्टिनेंट लेवल पर जो पूरा, देखिए इंटर कॉन्टिनेंटल है ना, ये कॉन्टिनेंट कवर हो रहा है, ये कॉन्टिनेंट है ना, ऑल दिस कॉन्टिनेंट्स आर गेटिंग कवर्ड, तो इंटर कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंट जोन क्रिएट होता है। अब क्योंकि सूरज नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया है तो ये भी सूरज को ही फॉलो करेगा। सी दिस इज वेरी सिंपल, ओवर हियर मैंने यहाँ क्या लिखा है, आईटीसीजी शिफ्ट्स बिकॉज इट फॉलोज हीट। आईटीसीजी किसको फॉलो करता है, जहां गर्मी होगी आईटीसीजी उसी को फॉलो करेगा। आईटीसीजी हाइपोथेटिकल समझिए एक लाइन की तरह है, ये उस पोजीशन की तरह है जहां जहां पर सूरज की सीधी रोशनियां पड़ेगी वो एरिया आईटीसीजी में काउंट किया जाएगा। अब जहां पे सूरज की रोशनी सीधी हिट करेगी वही एरिया गर्म रहेगा और जहां पे गर्मी रहेगी वहीं पे आईटीसीजी का जोन क्रिएट होगा। जब वो शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि विंटर्स है, मैंने आपको दिखाया विंटर्स में क्या होता है कि सन जो अर्थ सन है वो नीचे की तरफ, सन तो वहीं रहता है लेकिन अर्थ का टिल्ट इस तरह से है कि वो गर्मी नीचे की तरफ जनरेट करना शुरू कर देता है, तो वो आईटीसीजी भी नीचे शिफ्ट हो गया। देखिए हम यहां से देखिए, ओके ये आईटीसीजी सर्दियों के अंदर नीचे शिफ्ट हो गया। नाउ दिस इज विंटर लाइन, दिस ओवर है, ये विंटर की लाइन है। यहां पर देखिए ग्लोबल लेवल पर है ना, ये इक्वेटर है, इक्वेटर पर सन की सूरज की सीधी रोशनियां पड़ी यहां पर, तो आईटीसीजी जो पहले यहां पर था वो अब यहां पर शिफ्ट हो गया नीचे की तरफ। क्या मेरी बात क्लियर है आप सभी को? ओके समझिए, आराम से धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो अब यहां पर क्या है कि ये जो आईटीसीजी का जो जोन था वो नीचे शिफ्ट हो गया, बिकॉज का रीजन क्या था, उसका रीजन था ये, राइट, क्योंकि ये टिल्ट आ गया ना यहां पर। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके चलिए अब, तो आईटीसीजी शिफ्ट्स बिकॉज इट फॉलोज हीट एंड हीट फॉलोज सन। अब हीट किसको फॉलो करती है, वो सन को फॉलो करती है, और सन तो नीचे चला गया तो आईटीसीजी भी नीचे चला गया। नाउ अब एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, तो मैंने आपको अभी क्या बताया, विंटर में जो सन का जो पोजीशन है उसको हमने डिस्कस करा, उसके बाद मैंने आपको बताया आईटीसीजी इंटर कॉन्टिनेंटल जो जोन है, इंटर ट्रॉपिकल इंटर कॉन्टिनेंटल जो जोन है, ठीक है, उसको हमने डिस्कस करा। अब यहां पर हम बात करेंगे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, अभी दूसरा कॉन्सेप्ट है। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेट स्ट्रीम? देखिए ये सेकंड कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है? नाउ व्हाट द टर्म कॉल्ड वेस्टर्न, हमको पश्चिम के जो देश है वहां पे जिस तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती है, उन ज्योग्राफिकल कंडीशन से हमको जिस तरह के प्रभाव हमारे देश पर पड़ रहे हैं, जिस तरह का डिस्टर्बेंस हमें क्रिएट हो रहा है, उस पूरे फिनोमेना को हम क्या बोलेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बोलेंगे। अब वेस्टर्न मतलब क्या, क्या अमेरिका कनाडा? नहीं, वेस्टर्न का मतलब है मेडिटेरेनियन सी। ओके ओवर हियर देखिए, ये वर्ल्ड मैप आपके सामने है, ये हमारा प्यारा भारत ओवर हियर, ठीक है। अब ये मेडिटेरियन सी है, जब ये जो रीजन है, अब यहां पे क्या होता है, देखिए यहां पर भी देयर आर ट्रिमेंडस ज्योग्राफिकल रीजंस जिसकी वजह से यहां पर स्टॉर्म्स आते हैं, तो वो टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके जब यहां पे कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं, 3-4 अलग अलग फैक्टर्स मिलकर क्या होता है, यहां पर स्टॉर्म्स जनरेट होते हैं। इट इज नॉट लाइक अ साइक्लोन, ये कोई तूफान वहां पर नहीं बन रहा है, लेकिन एक स्टॉर्म जनरेट होता है जो कि बहुत ही माइल्ड तरीके से होता है, स्टॉर्म जनरेट हो रहा है। अब ये स्टॉर्म की कंडीशन है, राइट, आराम समझिएगा। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, ये बेसिकली एक स्टॉर्म की कंडीशन है। मैं यहां पर ये कंडीशन मान रहा था, नाउ दिस इज स्टॉर्म, ठीक है, ये तूफान की तरह यहां पर एक कंडीशन जनरेट हो रखी है। अब इसके साथ में क्या होता है, जेट स्ट्रीम। नाउ जेट स्ट्रीम क्या होता है, जेट स्ट्रीम बेसिकली क्या होता है कि आप ऐसा अज्यूम कीजिए कि आसमान के अंदर हवा की एक नदी है। आप क्या अज्यूम करेंगे, आसमान के ऊपर, बहुत ऊपर आसमान में हवा की एक नदी है, हवा की नदी है, वो हवा की नदी बहुत जोर से बह रही है, इतना इमेजिन कीजिए, ठीक है। तो हमने क्या इमेजिन करा, जैसे ये अब ये जेट स्ट्रीम बहती है इस वाले एरिया से, ओके, ये वाला हो गया नॉर्दर्न रीजन में फॉलो करती है। अब आप मुझे एक बात बताइए, अगर सन की जो रोशनी है वो नीचे की तरह जाएगी, आईटीसीजी शिफ्ट हुआ बिकॉज हाई प्रेशर लो प्रेशर का पूरा कॉन्टेक्स्ट आ जाता है, तो जहां जहां पे लो प्रेशर क्रिएट होगा हवा वहां पे शिफ्ट हो जाएगी, तो हाई प्रेशर भी ऊपर हाई प्रेशर बनना शुरू कर जाएगा। तो जब ये आईटीसीजी शिफ्ट होता है तो जेट स्ट्रीम का जो डायरेक्शन है वो भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है। सिंपल है, क्लियर है, यहां तक समझ में आया आपको? तो ये चीज क्या हो गई, यहां पर नीचे शिफ्ट हो गई। ऑलराइट ओवर हियर
जब आईटीसीजी की वजह से जेट स्ट्रीम नीचे शिफ्ट हो गया, और मैंने क्या बोला, आसमान में एक हवा की नदी बह रही है बहुत जोर से, ठीक है, इमेजिन कीजिए बहुत नदी है और उसमें आपने किसी कुछ फेंका तो वो एकदम उड़ाता हुआ ले गया उस चीज को, साथ में लेकर चला गया, तो बहुत स्पीड में ये जेट स्ट्रीम नीचे की तरफ आई, यहां पर शिफ्ट हुई नीचे। अब यहां पे क्या होता है, अब क्योंकि मैंने बोला मेडिटेरियन सी के यहां पर क्या हुआ है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से एक स्टॉर्म क्रिएट हुआ है, एक हल्का सा तूफान क्रिएट हुआ है, वो तूफान इस बहाव में बहकर साथ में आ जाता है। समझ में आया? ओके, तो यहां पर क्या हुआ, ये देखिए यहां पर अब ये तूफान बहता बहता इधर आ रहा है, इधर आ रहा है ना, कैस्पियन सी में गया, अफगानिस्तान में आया, पाकिस्तान में आया और इंडिया में आ गया। दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये देखिए आप, समझ में आया? यस एवरीवन, यस। अब ये आ गया इंडिया के अंदर, हमारा प्यारा भारत हो भैया, अब ये इंडिया में आ गया। अब यहाँ पे एक हल्का सा ट्विस्ट एक और आता है। अब एक और फैक्टर्स क्या आता है, बिकॉज हमारे यहाँ पर क्या है, हिमालय है, ये क्या है, हमारे यहाँ पर हिमालय के पहाड़ है, यहाँ देखिए, ये हमारा इंडिया, ये हमारे हिमालय के पहाड़। अब जेट स्ट्रीम क्योंकि आईटीसीजी की वजह से थोड़ा नीचे शिफ्ट हो गया है, तो वो सीधा हिट करता है किस पर, हिमालय पे। हिमालय पे हिट करने के बाद वो यहाँ पर थोड़ा कम हो जाता है और ज्यादातर पोर्शन यहाँ पे आ जाता है। हिमालय पे जैसे ही वो धक्का लगता है, वो जोर से प्रेशर लगता है, तो सारी हवा वहां पे रुक जाती है और वो वापस से रिफ्लेक्ट करती है किसकी तरफ, नीचे की तरफ। इमेजिन कीजिए अगर सामने की दीवार है, मैं जोर से कोई बॉल फेंक रहा हूं और दीवार का अगर एंगल ये वाला है, बॉल हिट करूंगा तो बॉल नीचे की तरफ आएगी, सिंपल है, बेसिक फिजिक्स है, तो नीचे आ गया। अब इसकी वजह से वो यहां पर बन गया कॉम्पैक्ट जोन। क्लियर है? अब इस एरिया में अब हवा कहां जाएगी, आप मुझे बताइए, जब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वहां से आ रहा है ना। अब अगर अपन सिंपल सा करें इसको, ये देखिए, अब मैं आपको आराम से समझते हैं इसको। ओके, अब अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, यहां पे सामने हिमालय खड़े हैं, आईटीसीसी की वजह से जेट स्ट्रीम भी नीचे आ गई है ना, जेट स्ट्रीम की जो वो हवा में जो नदी थी, वो उसका बहाव भी नीचे की तरफ आ गया। अब जब वो नीचे आ गया, हिट करेगा, तो अब ये कहां जाएगा, यहां पर हिट आ गया एरिया, तो ये एरिया यहीं पे ही करेगा ना, ये एरिया कॉम्पैक्ट हो जाएगा, ये एक जोन बन जाएगा, एक कंसंट्रेशन कैंप की तरह ये बन जाएगा बिल्कुल। तो यहां पर जब इस तरह का दबाव बनता है, तो वो हीट जो कोल्ड वेव है उसको बनाने की पूरी माहौल पूरा बन चुका है। अज्यूम कीजिए आप ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं, ट्रेन आपके सामने से गुजरी है, तो वो जो ट्रेन गुजरी है दैट इज जेट स्ट्रीम। ओके, वो जेट स्ट्रीम है, ठीक है। उसके पीछे जब वो ट्रेन आपको पास करके चलेगी, पीछे से ठंडी हवा की लहर आती है। यस, अगर आप खड़े हैं, ट्रेन यहां से गुजर रही है, ट्रेन निकल चुकी है और साथ में हवा लेकर आती है वो, और जैसे ट्रेन गुजर रही है, ठंडी एकदम हवा आती है, तो वो जो हवा का बहाव है दैट इज जेट स्ट्रीम। समझ में आया? तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ट्रेन होगी, जेट स्ट्रीम वो पीछे का जो हवा का बहाव है वो साथ में आ गया, तो इसकी वजह से क्या होगा, आई एम रियली सॉरी, मैं थोड़ा उल्टा बोल गया आपको, वो जो ट्रेन है दैट इज जेट स्ट्रीम, और जो हवा का बहाव साथ में लेकर आ रही है अपने साथ, वो हो गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, और हम क्या हो गया, हम इंडिया हो गए, तो हमको सीधा एकदम चिलिंग इफेक्ट आया उसका। सिंपल है, क्लियर, आपको समझ में आया? तो ये एनालॉजी आप, आई होप आपको समझाने में आसान पड़ी होगी। अब देखते हैं क्या लिखा है। सो विंटर रेन एंड स्नो ब्रॉट टू इंडिया फ्रॉम द वेस्ट, तो सर्दियों की जो बारिश है वो भी यहीं से आती है। अब वो बारिश कैसे आती है, देखिए, अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहां से जो हवाएं आ रही है, तो तूफान आ रहा है, तो तूफान को खाली हाथ थोड़ी आ रहा है, तूफान क्या करता है, अपने साथ लेकर आता है मॉइस्चर। अपने साथ क्या लेकर आता है, मॉइस्चर। जब वो अपने साथ तूफान के अंदर मॉइस्चर लेकर आ रहा है, मॉइस्चर मतलब वाटर ड्रॉपलेट्स, अगर वो लेकर आ रहा है, यहां पर हिट क्या और नीचे आ गया, तो यहां पर क्या हो गया, वो बन गया फॉग की तरह, वो फॉग की तरह काम करता है, नॉट क्लाउड। आप क्लाउड से कंफ्यूज मत करना, दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट रीजन। वो बादल क्यों नहीं बनेगा, बिकॉज अगर सर्दियों में हीट, अगर हमारे पास सन की सीधी रेज नहीं आ रही है, अगर हमारे पास सूरज की सीधी रोशनी नहीं मिल रही है, तो इवापोरेशन नहीं हो रहा है, तो बादल कैसे बनेंगे। तो बादल को फॉग से कंफ्यूज नहीं करना है। तो जो फॉग, जो मॉइस्चर मेडिटेरियन सी लेकर आ रहा है, दैट वर्क्स एज अ फॉग, नॉट एज अ क्लाउड। अब क्योंकि क्लाउड नहीं है, इसलिए क्लाउड कैसे काम करता है, क्लाउड अगर कहीं बादल जम गए, तो वो क्या करता है, कोई भी हीट आ गई तो वो हीट को ट्रैप कर लेता है, हीट ट्रैप हो गई तो जमीन गर्म हो गई। यस, अब जब क्लाउड ही नहीं है, क्योंकि जब सूरज की रोशनी नहीं है, क्लाउड नहीं है, वो ट्रैप नहीं है, तो जो भी हीट होगी वो तो उड़ जाएगी ना, और नीचे रह जाएगा क्या, ठंडी हवा। जब हीट ही ट्रैप नहीं हो रही, जब हीट हवा में निकल जा रही, बिकॉज क्लाउड ही नहीं है वहां पर, राइट, तो जो फॉग है वो जम जाता है, और जो कोल्ड एरिया है वो पूरी तरह से बन जाता है, और वो ठंड एकदम जम जाती है, और इसलिए 2-3 बजे तक हमारे पास ठंड का जो बहुत सीवियर प्रभाव है वो पड़ता रहता है। आई होप दिस इज मेकिंग सेंस। तो आप देखिए, डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं आप, राइट। चलिए, नाउ जेट स्ट्रीम आर फास्ट मूविंग एयर रिवर्स इन द अपर एटमोस्फेयर दैट स्टीयर वेदर सिस्टम। स्टीयर मतलब स्टीयरिंग, गाड़ी चलाते हैं स्टीयरिंग, तो वो स्टीयरिंग कर रहा है, राइट। ये ऊपर से लेकर आ गया इसको।
है ना। अगर आईटीसी शिफ्ट नहीं होता तो जेट स्ट्रीम नीचे नहीं आती, जेट स्ट्रीम नीचे नहीं आता तो मेडिटेरियन सी शायद सीधा ऊपर आगे निकल जाता। आगे बढ़े, चलिए। अब एक और कॉन्सेप्ट है, हमने कितनी बात कर ली, हमने आईटीसीजी डिस्कस करा है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस डिस्कस करा है, जेट स्ट्रीम डिस्कस करा है, और हमने ला लीना भी अब डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज द मेजर फैक्टर, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये भी है, लेकिन इसके बाद आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब जो कोल्ड वेव इंडिया में दिख रही है उसका एक प्रभाव यहां से भी आता है। कैसे, देखिए, आपने 8th 9th के अंदर ज्योग्राफी की बुक्स में आपने पढ़ा होगा ला नीना एंड एल नीनो, राइट। ऐसा कहा जाता है दोनों आपस में सिस्टर्स फैक्टर है और या फिर ब्रदर्स फैक्टर है, इस तरह का है। ऐसा माना जाता है कि जब भी ला नीना प्रभावित होता है, अब ये क्या होता है कि हर 3-4 साल के अंदर फ्लक्चुअल ऑल्टरनेटिव तरीके से आते हैं, कभी ला नीना आता है, कभी एल नीना आता है, तो अपने आप तरीके से ऑल्टरनेटिव तरीके से ही आते हैं हर साल। अब इस साल ऐसा बोला गया है कि ला नीना का जो फैक्टर है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ये थोड़ा स्ट्रांग इस बार लग रहा है। और ये क्या होता है, ये फेवर करता है ठंड को, कोल्ड टेम्परेचर को। इसका मतलब यह है कि पैसिफिक जो रीजन है, पैसिफिक जो ओशन है, पैसिफिक ओशन का जो रीजन है वो एरिया ठंडा हो गया है। अब क्योंकि वो एरिया ठंडा हो गया, ऊपर क्या है, साइबेरियन एरिया, ये जो रीजन है रशिया वाला, नॉर्थ अमेरिका है ना, ये जो रशिया वाला रीजन आ गया, ये एशिया हो गया, नीचे ये रशिया हो गया, ये ऑलरेडी ठंडा है ना, ये तो पोलर वोर्टेक्स वाला रीजन है, राइट। ये पोलर वोर्टेक्स वाला रीजन है, ये ऑलरेडी ठंडा है, ये ऑलरेडी ठंडा है, और ये रीजन भी ठंडा हो गया। तो आप मुझे बताइए, जब अब जो ठंडा रीजन है वो क्या बोला मैंने, हाई प्रेशर। क्लियर है मेरी बात, जो भी ठंडा एरिया है दैट इज हाई प्रेशर। जब ये ऑलरेडी हाई प्रेशर है, ये भी हाई प्रेशर, बिकॉज सूरज की रोशनी यहाँ तो जाती नहीं है ना, ये तो पोलर एरिया रीजन हो गया, साइबेरियन रीजन, रशिया, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, राइट, आर्कटिक ओशन, ये सब किस में आ गया, ये आ गया आपके हाई रीजन में आ गया, जो कि ऑलरेडी ठंडा है। तो जब ये एरिया ठंडा हो गया, ये एरिया ठंडा हो गया, तो यहाँ पे कोई फ्लक्चुएशन दिख रहा है आपको, हाई लो का फ्लक्चुएशन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। अब जब यहाँ पर फ्लक्चुएशन ही नहीं है तो ये जो हवा है वो यहाँ पर मूव नहीं करेंगी, ये जो एरिया है वो प्रेशर यहाँ पर डिक्रीज होगा ही नहीं। जब ये प्रेशर ही यहाँ पे डिक्रीज नहीं होगा, बिकॉज ये एरिया ऑलरेडी ठंडा है, बिकॉज ला नीना का इफेक्ट है, तो ऊपर का जो एरिया है वो ऑलरेडी ठंडा है, साइबेरियन एरिया ठंडा है। इसी वजह से क्या होता है, जब ऑलरेडी ठंडा एरिया, ला नीना भी नीचे ठंडा हो गया और ऊपर साइबेरियन रीजन, जो मेडिटेरियन रीजन है वो ठंडा ऑलरेडी है वहां पर, तो जो स्टॉर्म की मैंने बात करी थी पिछली स्लाइड के अंदर, ये बहुत ठंडी हो गई। ये जो एरिया है ना ये बहुत ठंडा हो, क्यों, बिकॉज अभी इस पर ला नीना का इफेक्ट है, और ला नीना मतलब ऊपर वाला जो ठंडा रीजन था वो और ज्यादा ठंडा रहेगा, उसमें गर्म होने की संभावना ही नहीं है इस बार। तो जब ये ठंडा है तो ये ठंडा एरिया ही आएगा, इसकी वजह से क्या होता है, वो जो उसकी इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाती है। समझ में आया। और यही कारण है कि कई बार सर्दियां लंबी चलती है। आपने कई बार देखा होगा सर्दियां मार्च के मिड तक चलती हैं, मार्च के एंड तक भी कई बार सर्दियां रहती है कि हम मार्च के एंड तक भी आते आते हम स्वेटर वगैरह हल्का सा हम थिनर पहनते हैं, या फिर हम है ना इनर पहन के चलते हैं, स्वेटर पहनते हैं मार्च के एंड तक या फिर मिड मार्च तक एटलीस्ट। वो किसकी वजह से होता है, कई बार ला नीना की वजह से होता है, बिकॉज दैट एक्सटेंड्स द ड्यूरेशन एंड द टाइम लाइन ऑफ द एंटायर विंटर सीजन इन इंडिया। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो ये हो गया ला नीना का इफेक्ट। यहां पर ला नीना कूल्स द पैसिफिक, strengthens Siberian high pressure, okay, and pushes colder winds and a faster jet stream towards North India. I hope मैंने बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश करी है। अब ये वही सारी बातें हैं जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। एब्सेंस ऑफ कोल्ड कवर, क्लाउड कवर, क्लाउड कैसे बनेंगे, जब सर्दियां चल रही है, सूरज का प्रभाव पूरा नहीं, इवेपोरेशन ही नहीं है, तो क्लाउड कैसे बनेंगे, राइट। सो वीक सनलाइट, नो रेडिएशन, ट्रैप ही नहीं हो रही ना, जो गर्मी है वो ट्रैप ही नहीं हो रही है, तो जब गर्मी ट्रैप नहीं होगी तो ग्राउंड गर्म कैसे रहेगा, वो इवेपोरेट हो, वो एकदम हवा में चला जा रहा है। नो क्लाउड मींस हीट एस्केप क्विकली एट नाइट कॉजिंग रैपिड कूलिंग। अब रात में वो एरिया तो गर्म कहां से रहेगा, रात में तो और ठंडा पड़ जाएगा वो, तो इसलिए रात को तापमान बहुत जबरदस्त तरीके से गिर जाता है, ठीक है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ क्लाउड कवर। दूसरा, स्नोफॉल इन दी अपर हिमालयाज, हिमालय का जो रीजन है ये हमारा इंडिया है, ये उत्तराखंड वाले रीजन हो गया, ये हिमालय हो गया। अब यहाँ पे स्नो गिरते तो यहाँ का मॉइस्चर भी आता है ना, यहाँ का मॉइस्चर भी आता है, और यहाँ से जो हमने मॉइस्चर ले रहे हैं वो भी आ रहा है, और ये हिट करके जब ये नीचे की तरफ आएगा तो ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, फॉग से कवर हो जाएगा, राइट। कहते हैं ना आजकल क्या चल रहा है, आजकल फॉग चल रहा है। चलिए, स्नोफॉल इन द अपर हिमालयाज पुशेस कोल्ड विंड्स इनटू द नॉर्दर्न प्लेन्स, सब्सिडेंस ऑफ कोल्ड एयर, कोल्ड एयर सबसाइड हो गई ना, बिकॉज
सनरेज नहीं है तो हीट क्या होगा, इवेपोरेट क्या होगा, तो कोल्ड एयर सबसाइड हो जाएगी, ठीक है। हाई प्रेशर कह रहा हूं ना, हाई प्रेशर, राइट। डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ कोल्ड ड्राई एयर इंक्रीज सरफेस कूलिंग, सरफेस कूलिंग उससे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। ला नीना कंडीशन आपको समझा दिया था मैंने। कूलर इक्वेटोरियल पैसिफिक वाटर्स फेवर कोल्ड वेव्स, कोल्ड वेव्स को फेवर करता है। इनकी सिवियरिटी, फ्रीक्वेंसी एंड स्पेशल स्प्रेड, मैंने बोला ना कई बार सर्दी बहुत ज्यादा खींचे जाती है, 3-4 महीने खिंच जाती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मेडिटेरेनियन सिस्टमेटिक ब्रिजिंग कोल्ड विंड्स एंड प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब राइट आपने देखा होगा, जो आपने देखा होगा शायद हर साल जनवरी के एंड में आते आते है ना, 20 जनवरी या 26 जनवरी में बरसात आती है। अब इस बार भी नोटिस कीजिएगा आप, बरसात आती है, बरसात के मौसम होता है, क्यों? बिकॉज ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर दैट हैज बीन कैरिड बाय द वेव्स, जेट स्ट्रीम, जो वेव्स वेस्टर्लीज की तरफ से जो मॉइस्चर कैरी हुआ है वो बरसता है, राइट। तो उसके बरसने के बाद उसके बाद ठंड कम होना शुरू होती है। जैसे ही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ जाता है उसके बाद ठंड कम होना शुरू हो जाती है, बिकॉज वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या करता है, अपने साथ वो जो कोल्ड वेव का जो इंपैक्ट है वो अपने साथ ले जाता है, उड़ा के ले जाता है, तो उसके बाद ठंड कम होना शुरू होती है। लेकिन जब तक वो आ रहा है वो प्रोसेस में तो कोल्ड वेव बनेगा ना, वो तो हेल्प ही करता है कोल्ड वेव को बनने में। चलिए, ऑलराइट, तो यहां पर ला नीना की वजह से बहुत लोग ग्रसित थे और मैंने आपको बताया था काफी ज्यादा डेथ रेट भी इंक्रीज होने को हमको देखने को मिला था। इंडिया स्कोर कोल्ड वेव जोन कौन कौन से बने हैं हम सभी को पता है, हिमाचल ऑफ कोर्स, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, तेलंगाना। ओके, तो आपसे ना प्रीलिम्स के अंदर ये भी कंफ्यूज कर सकते हैं मे बी कि आपको ये ऑप्शन दे देंगे, अब आपको लगेगा कि सर ये तो तेलंगाना तो सॉर्ट ऑफ साउथ में ही आता है, लेकिन इंपैक्ट तो पड़ता ही है ना। देखिए, क्योंकि देखिए ये पूरा हिमालयन रीजन है, अगर यहां से बहुत जोर से हवाएं आ रही वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की तो इंपैक्ट तो करेगा ही ना, वो भिड़ के यहीं जाएगा। यहाँ मेघालय रीजन है, यहाँ पे हिट करेगा तो नीचे आएगा, तो ये एरिया भी थोड़ा बहुत ठंड तो देखो पड़ती ही है। तो इसलिए आपको फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव आपको ज्यादा उसमें नहीं होना है। उड़ीसा, तेलंगाना को भी इफेक्ट ये करता है। ओके, चलिए, सो विद दिस ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है। आई होप ज्योग्राफी के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको समझ में आए होंगे, राइट। और मैंने कोशिश करी कि बहुत ही आसान भाषा में आपको मैंने समझाने की कोशिश करी है। फिर भी अगर कोई कॉन्सेप्ट है जो आपको लगा कि पूरी तरह समझ में नहीं आया है तो प्लीज आप वीडियो के पीछे जाइए, दोबारा उसको देखिए। मैंने बहुत कोशिश करी है सरल भाषा में समझाने की। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। दिस इज खुशवंत सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद।